हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का कॉमर्स स्टडी हब में स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को थोड़ा सा यूजीसी नेट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम रिसेंटली, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि 30 डेज़ के अंदर में इसका जो पेपर है जून वाला वो होने जा रहा है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ तैयारी करके जाएं। तो इसके लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं जिसमें मैं आपके साथ या फिर आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कि कैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं और कैसे इस साल का क्वेश्चन पेपर भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चंस को आपको स्किप कर देना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा समय लगता है जिस समय को आपको बचाना चाहिए ताकि आप वो समय अपना दूसरे क्वेश्चंस पर दे सकें। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो यूजीसी के 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में आपका जनरल नॉलेज पूछा जाता है, जिसमें कि आपको ये पूछा जाएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, जनरल नॉलेज के बारे में। मैं यहाँ पे आप लोग को बता देती हूँ कि यूजीसी नेट का सिलेबस किस प्रकार से होता है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं यूजीसी नेट का सिलेबस। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपका यूजीसी नेट है उसमें आपके 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होंगे आपके पास और ये आपका 100 मार्क्स का पेपर रहता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का होगा और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके अलावा पेपर 2 जो होता है वो आपका सब्जेक्टिव होता है, जिसमें कि मैं आपका कॉमर्स का पेपर को पढ़ाऊंगी और आपको बताऊंगी। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ये क्वेश्चंस भी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। टोटल आपको 3 आवर्स दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने के लिए और ये टोटल आपका जो हो जाता है 150 नंबर्स का हो जाता है, जिसको आप 2 से इंटू करेंगे तो आपका 300 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कि जो आपका पेपर 1 रहता है उसका सिलेबस कुछ इस प्रकार से रहता है कि जहाँ पे आपके जनरल पेपर्स होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पढ़ना होता है, रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ना होता है। इसके अलावा हम लोग डिटेल में भी और बात करेंगे जिसमें आपका मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और ये सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व रहती है। इसके अलावा हमारा जो कॉमर्स का सब्जेक्ट है उसका कोड है हमारा 08। ये आपका पेपर 2 का कोड है कॉमर्स का। आप सबने सिलेबस तो देख ही चुका होगा, कॉमर्स का भी और पेपर 1 का भी। नहीं देखा होगा तो आप लोग प्लीज़ जा कर के सबसे पहले सिलेबस देखिए, सिलेबस की स्टडी करिए, सिलेबस को नोट करिए। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कि जो पेपर 1 का एग्ज़ाम होता है, अगर आप नेट क्लियर करना चाहते हैं, जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं, तो पेपर 1 में टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए यानी कि जनरल पेपर के लिए आप केवीएस मदन की बुक खरीद सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बुक है, मैंने खुद ने ये बुक को यूज़ किया हुआ है। बहुत बेनिफिट, बहुत यूज़फुल बुक रहेगी आपके लिए। और कॉमर्स के लिए आप जो अपने 11th 12th और ग्रेजुएशन तक जो बुक्स आपने पढ़ा है उनके थ्रू ही आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। यहाँ पे वैसे तो मैंने क्वेश्चन पेपर खोल करके रखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको क्वेश्चन पेपर किस तरीके से ओपन करना है। तो आपको क्या करना है, सर्च करना है अपने क्रोम में, अपने फ़ोन में यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इस साइट का नाम लिखना है ह्यूमन पेरिटस। तो आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिख जाएगा जहाँ पे आपके कॉमर्स के सारे क्वेश्चन पेपर, सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2009 से लेकर के 2026 तक अवेलेबल मिलेंगे आपको। यहाँ पे यूजीसी नेट कॉमर्स दिसंबर 2025 का क्वेश्चन पेपर है, जो कि 3 जनवरी 2026 को कराया गया था। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, यहाँ पे उसके आंसर कीज मिल जाएंगे। इसी प्रकार से जून 2025
जो कि 27 जून को हुआ था, उसके भी क्वेश्चन पेपर और आंसर की यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी प्रकार से टोटल आपको 2009 तक के सारे क्वेश्चन पेपर इसमें अवेलेबल मिल जाएंगे। ये साइट मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, आप भी यूज़ करके देखिएगा, बहुत बेनिफिशियल है। अगर पेपर अटैम्प्ट करने जाएंगे तो कम से कम एटलीस्ट आप लोग प्रीवियस ईयर लास्ट 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं 3 जनवरी 2026 को जो हुआ था। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, समय वेस्ट करे बिना इस क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 1 देखिएगा, लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग। मैं इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करती हूँ, इसलिए मैंने इंग्लिश में ही खोला हूँ। अगर आप हिंदी मीडियम से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना चाहते हो तो आप हिंदी के क्वेश्चन पेपर भी ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग एक्सेस to appropriate financial product and services needed by all sections of the society in general and vulnerable groups such as weaker sections and low income groups in particulars at an affordable cost in a fair and transparent manner by mainstream institutional players is referred to as। तो इसका आंसर देखिएगा स्टूडेंट्स क्या हो सकता है। आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखिए, आप लोग को अगर यूजीसी नेट क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है और अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना है तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी करना होगा। जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उसके लिए, पेपर 1 के लिए चाहे पेपर 2 के लिए, बहुत ज़्यादा डिटेल्स स्टडी यूजीसी नेट मांगता है, तभी जाके आप कोई क्वेश्चन पेपर या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 52 पे। ये क्वेश्चन से आपके आज का हमारा टारगेट होगा स्टूडेंट्स कि हम टोटल 50 क्वेश्चंस इसमें एटलीस्ट अटैम्प्ट कर ले। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं आपके सब्जेक्टिव में। हम कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 50 क्वेश्चन एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इस क्वेश्चन पेपर का अटैम्प्ट कर ले। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम पार्ट 2 में अटैम्प्ट कर लेंगे। कम बैक टू द क्वेश्चन 52। यहाँ पे आपको असर्शन और रीज़न 2 तरीके के स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ये आपका असर्शन वाला स्टेटमेंट है और ये उसका रीज़न यहाँ पे आपको बताता है। पढ़ के देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। असर्शन आपका बोल रहा है द स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी इज़ अडॉप्टेड वेयर क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट आर नॉट अवेलेबल। रीज़न इसका बोल रहा है कि दिस पॉलिसी रिक्वायर्स फिक्सिंग अ लोअर इनिशियल प्राइस डिज़ाइन टू पेनिट्रेट द मार्केट एज क्विकली एज पॉसिबल एंड इज इंटेंडेड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। यहाँ पे ये बोला जा रहा है असर्शन में कि जो स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी होती है ना, उसको ये बोला जा रहा है कि न्यू प्रोडक्ट के कोई भी वहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं। जो स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी होती है वो ऐसी पॉलिसी होती है जहाँ पे न्यू प्रोडक्ट की कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट आपको नहीं मिलेंगे। उसका रीज़न ये दिया जा रहा है क्योंकि जो पॉलिसी होती है वो स्टार्टिंग में अपने प्राइस को लोअर रखती है। तो यहाँ पे तो ये बात बिल्कुल ही गलत हो जाएगी कि स्कीमिंग प्राइस के अंदर जो इनिशियल प्राइस होता है उसका वो लोअर रहता है, जबकि स्कीमिंग प्राइस इनिशियल प्राइस ही अपना बहुत ज़्यादा हाई रखती है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि ए और बी दोनों सही है और आर एक करेक्ट रीज़न है ए का। सेकेंड ऑप्शन आपको बोलता है कि ए और आर दोनों राइट है बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड ऑप्शन आपको बोल रहा है ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट। फोर्थ बोल रहा है ए इज़ नॉट करेक्ट बट आर इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये बात तो बिल्कुल सही है, असर्शन बिल्कुल सही बात बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो रीज़न है वो रीज़न उसका गलत हो जाता है। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन है ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53। तो ये जो 53 क्वेश्चन है ये भी आपका असर्शन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपको सिमिलर यहाँ पे दिखाई देंगे।
क्वेश्चन कहता है हेक्सर एंड ओलिन डेवलप्ड अ थ्योरी। यहाँ पे इस थ्योरी के बारे में आपको पहले से ही रीड करना पड़ेगा जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि हेक्सर और ओलिन ने जो एक थ्योरी दी हुई थी उसमें उन्होंने ये बताया हुआ था कि हर नेशन को 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है, या तो उनके पास लेबर इंटेंसिव फैक्टर हो या तो उनके पास कैपिटल इंटेंसिव फैक्टर्स होते हैं। जिनके पास जो चीज़ की कमी होती है वो चीज़ वो नेशन इंपोर्ट करना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा, और जो चीज़ उनके पास बहुत ज़्यादा होती है वो चीज़ उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए। ये आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया, लेकिन आपको डिटेल में इनके थ्योरी के बारे में ज़रूर से पढ़ना चाहिए। रीज़न यहाँ पे ये देता है, दस अ कंट्री विथ एन अबंडेंस ऑफ चीप लेबर वुड इम्पोर्ट लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड्स एंड वाइस वर्सा। देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक कंट्री जो होती है जिसके पास चीप लेबर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कमी है, सॉरी एबंडेंस है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शायद इनके पास लेबर है, तो क्या बोला जा रहा है, इनको लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स ही इंपोर्ट करना चाहिए, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। अगर इनके पास लेबर इंटेंसिव की बहुत ज़्यादा वो है तो इनको क्या करना चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव का इंपोर्ट करना चाहिए और लेबर इंटेंसिव का इंपोर्ट करना चाहिए। तो ये आर वाला जो है आपका वो गलत हो जाता है स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट। क्वेश्चन आंसर नंबर 3 जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपके इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। फॉर असेसमेंट ईयर 2025 to 2026 हेल्थ एंड एजुकेशन सेस शैल बी लिव्ड एट द रेट ऑफ, ये ऑप्शन दिए हुए आपको कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना प्रतिशत है इनकम टैक्स पे, 1%, 2%, 3% या फिर 4%। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन आप जानते होंगे। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि 4% ऑफ इनकम टैक्स हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का जो है लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है अ पॉसिबल कॉस्ट ऑफ FDI टू द होस्ट कंट्री इज़। देखिए यहाँ पे हम लोग नीचे से शुरू करते हैं ऑप्शन को रीड करना। FDI इनफ्लोज ऑलवेज वर्सन द होस्ट कंट्री BOP पोजीशंस। ये हमारा आंसर नहीं लग रहा है, ऑप्शन नंबर 3 पढ़ते हैं। रिपेट्रेशन ऑफ प्रॉफिट्स में लीड टू कैपिटल इनफ्लोज। तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट जो है वो लीड करता है कैपिटल आउटफ्लोज को, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मिथ्स अबाउट रूरल मार्केट, यानी कि रूरल मार्केट के बारे में कौन सी इनमें से बातें जो है वो भ्रम के तौर पे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है आपका, सॉरी स्टेटमेंट ए दिया हुआ है, ऑल विलेजेस आर इक्वली पॉपुलेटेड। तो ये तो बात भाई बहुत भ्रमित बात है कि सारे विलेजेस में एक जैसी या बराबर की पॉपुलेशन, तो ये वाला तो एक पॉइंट जो है आपका गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, रूरल कंज्यूमर्स आर अ हेट्रोजिनस लॉट। ओके, बीइंग इलिटरेट रूरल कंज्यूमर इज नॉट एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स। तो यहाँ पे तो ये बात थोड़ी सी गलत लग रही है कि क्योंकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, इसीलिए रूरल कंज्यूमर्स जो होते हैं वो उत्पादन और ब्रांड्स में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं, भिन्नता नहीं देख पाते। तो ये वाली बात तो थोड़ी सी भ्रमित लग रही है। नेक्स्ट देखते हैं, ओनली लो प्राइस्ड प्रोडक्ट्स विल सेल इन रूरल इंडिया। सिर्फ और सिर्फ कम प्राइस्ड के प्रोडक्ट को ही रूरल इंडिया में सेल करना चाहिए। तो ई दिया है, रूरल मार्केट्स आर द कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट। जो रूरल मार्केट्स होते हैं वो कंज्यूमर्स के ड्यूरेबल मार्केट्स होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में आप देखेंगे तो ए वाला हमारा जो है वो थोड़ा सा भ्रमित है। इसके अलावा आपका जो सी वाला है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और इसके अलावा ये बी तो गलत हो जाएगा आपका, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाता है, ये ऑप्शन कैंसिल हो जाता है, ए सी। और इसके अलावा यहाँ पे जो ऑप्शन लिखा हुआ ओनली लो प्राइस प्रोडक्ट को ही रूरल मार्केट में सेल करना चाहिए, तो यहाँ पे ए सी डी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका मिथ हो जाएगा रूरल मार्केट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन ऑफ
कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। इसको अगर आपको इसका जो फॉर्मूला दिया हुआ है, जो इक्वेशन बना हुआ है, अगर आप इसको सही करना चाहते हैं एग्ज़ाम टाइम में, तो आपको कोब डगलस के प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी करना चाहिए। फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑप्शन नंबर 2 जो है Q = A × L अल्फ़ा K बीटा, ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which statement best captures the difference between FDI and FPI? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में इनमें से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो बहुत अच्छे तरीके से इनके डिफरेंस को आपको बताता है या एक्सप्लेन करता है? आइए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। FDI is investment with lasting interest and managerial control. FPI is a passive इन्वेस्टमेंट विदाउट कंट्रोल। ये तो बहुत सही बात है, जो FPI रहता है उसका बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है, या हम बोल सकते हैं बहुत ही लीस्ट कंट्रोल होता है, लेकिन जो FDI होता है उसका बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। FDI involves only equity investment. FPI involves both equity and debt security. FDI is recorded in current account. FPI is recorded in कैपिटल अकाउंट। ये तो उतना ज़्यादा सही नहीं लग रहा है। बोथ FDI एंड FPI गिव इन्वेस्टर्स वोटिंग राइट्स इन द होस्ट कंट्री। ये तो थोड़ा सा गलत हो जाता है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर 1 जो है कि FDI का जो है लास्टिंग इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में उसके बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है, लेकिन FPI में इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, या हम बोल सकते हैं बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। तो ये ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस इन विच दे आर कंप्यूटेड फॉर डिटरमाइनिंग नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 अगर आपको याद होगा तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का जिक्र किया गया है। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन डी। तो डी के लिए ऑप्शन हमारे पास है 2 ऑप्शंस है, तो हम यहाँ पे अभी फटाफट से डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि ऑप्शन हमारा क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद मुझे लगता है यहाँ पे होना चाहिए नेट प्रॉफिट याद करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आपका सेकंड जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी के बाद ए, क्योंकि हम यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले का वर्किंग कैपिटल प्रॉफिट को यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके बाद आपका हो जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेशन से आपको जो कैश जनरेट हुए हैं वो। इसके बाद लास्ट हो जाएगा आपका कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका DACB वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है DACB, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल टेक्निक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट के एक्सटर्नल टेक्निक में से इनमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपको। मैं आपको ये बता दूं कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट के अंदर 2 टेक्निक की बात की जाती है, एक एक्सटर्नल टेक्निक और एक इंटरनल टेक्निक। तो एक्सटर्नल टेक्निक्स अलग है और इंटरनल टेक्निक्स अलग है। एक्सटर्नल टेक्निक्स के अंदर आता है, अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको पता होगा, एक होता है फॉरवर्ड कंट्रोल्स, एक होता है करेंसी ऑप्शंस, और एक होता है करेंसी फ्यूचर्स, और एक होता है करेंसी स्वैप्स। तो यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है करेंसी फ्यूचर्स, स्वैप्स और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन 3 है नेटिंग, ये आपका इंटरनल टेक्निक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका
यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि आपका एक्सटर्नल टेक्निक नहीं है। इंटरनल टेक्निक्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के अंदर आपका आ जाता है नेटिंग, मैचिंग, लीडिंग एंड लॉगिंग, इनवॉइसिंग इन लोकल करेंसी, नेचुरल हेजिंग। हेजिंग भी जो है वो आपका इंटरनल टेक्निक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखिए अगर नहीं पढ़ा है तो आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्टिंग से लेकर के जहाँ पर इसके सेक्शंस ख़त्म होते हैं, जहाँ पे इसका एंड लिस्ट है, वो आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और सही कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर साल क्वेश्चन पेपर में पूछा ही जाता है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपको सारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स याद होना चाहिए। चलिए यहाँ पे एक तरफ लिस्ट आपको दिया हुआ है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, सेकेंड तरफ दिया हुआ है कि इनके अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है, 7 जो आपका है वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 जो है वो आपका रिलेटेड पार्टी डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36 जो है वो आपका इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110 जो है वो आपके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो कंटेंट्स है वो अलग है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कंटेंट्स अलग है। इसके अकॉर्डिंग से हम लोग जाए तो ऑप्शन नंबर आप देखिएगा, ए का हो जाएगा आपका 4th, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। बी का हमारा था रिलेटेड पार्टी डिसऑर्डर, तो बी का आपका 2nd, तो ऑप्शन नंबर आई थिंक 2nd। सी का जो है आपका इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स और डी का जो है 3rd, तो ऑप्शन नंबर 2nd जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स कंटेन्स एग्जीक्यूटिव समरी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं प्रिफेटरी इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन, मेन रिसर्च बॉडी और सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऐसा रिसर्च रिपोर्ट है इनमें से जो कि एग्जीक्यूटिव समरी को अपने अंदर कंटेन करता है, या इसके अंदर एग्जीक्यूटिव समरी को भी इस्तेमाल किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है प्रिफेटरी इंफॉर्मेशन, इसके अंडर ये इंक्लूड करता है आपका एग्जीक्यूटिव समरी को, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फिर से असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको यूजीसी नेट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग तो होता है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना और प्रैक्टिस आपको इसकी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ताकि आप एग्ज़ाम में इसके टाइम को कम कर सकें और बहुत जल्दी आंसर को सिलेक्ट कर सकें। आइए पढ़ते हैं। असर्शन में लिखा हुआ, अ जेंटलमैन डाइड लीविंग अ यंग विडो। एक जो जेंटलमैन है वो ख़त्म हो जाता है और उसके पीछे एक उसकी विधवा जो है रह जाती है। द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड थ्रेटेंड द विडो टू अडॉप्ट अ बॉय, अदरवाइज दे वुड नॉट अलाउ हर टू रिमूव द डेड बॉडी ऑफ हर हस्बैंड फ्रॉम क्रिमेशन। इसको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो उसके रिलेटिव्स होते हैं वो उसको धमकाते हैं कि उसको एक लड़के को अडॉप्ट करना पड़ेगा, वरना ऐसा नहीं करने पे जो उसके हस्बैंड की डेड बॉडी है वो उसका अंतिम संस्कार जो है वो नहीं करने देंगे। द विडो अडॉप्टेड द बॉय, तो विडो क्या करती है, बॉय को अडॉप्ट कर लेती है। यहाँ पे इसका रीज़न दिया हुआ है, द विडो सब्सिक्वेंटली कैंसल्ड द अडॉप्शन। उसने क्या किया, उसके बाद अडॉप्शन को जो है वो कैंसिल कर दिया, उस इवेंट के बाद अडॉप्शन को कैंसिल कर दिया। द कोर्ट हेल्ड हर कंसेंट वॉज नॉट फ्री, कोर्ट ने ये बताया कि उसका जो कंसेंट था, जो उसने ये निर्णय लिया था, वो फ्री नहीं था। तो हम लोग को ये बताना है कि जो असर्शन है ये इसका रीज़न है या नहीं है, या कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे जो है स्टेटमेंट तो आपके दोनों सही हो जाते हैं, और ये जो रीज़न है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट भी कर रहा है, क्योंकि हाँ, इससे धमका करके इसको
वो किया गया था, धमकाया गया था एक बॉय को अडॉप्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ये रीज़न तो इसका सही हो जाता है, जो कोर्ट ने फैसला लिया वो भी बहुत ज़्यादा सही था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है कि ए और आर दोनों ही सही है और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है। असर्शन आपको दिया हुआ है, RTGS सिस्टम इज़ अ फंड्स ट्रांसफ़र मैकेनिज्म वेयर ट्रांसफ़र ऑफ मनी टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर ऑन अ रियल टाइम एंड ऑन ग्रॉस बेसिस। तो RTGS के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि RTGS के बारे में यहाँ पे ये बात तो बहुत सही कही जा रही है कि ये मनी ट्रांसफ़र करने के लिए एक मैकेनिज़्म है। इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीज़न इसका दिया हुआ है, देयर इज़ नो मिनिमम सीलिंग फॉर द RTGS ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे जो RTGS ट्रांजेक्शन होते हैं, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इसकी कोई मिनिमम लिमिट नहीं होती है, लेकिन RTGS की मिनिमम लिमिट होती है 2 लाख रुपये जो है वो उसकी मिनिमम लिमिट होती है। मैक्सिमम लिमिट RTGS करने की, पेमेंट करने की कोई नहीं है, नो लिमिट है। लेकिन मिनिमम जो है आपको बड़े रकम ही जो है इसमें ट्रांसफ़र करने के लिए अलाउ किया जाता है। तो कम से कम आपको 2 लाख रुपये RTGS अगर आपको करना है तो 2 लाख रुपए कम से कम का आपको RTGS ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो है आर इज़ नॉट करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन एज पर देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। बढ़ते हुए क्रम में आपको इन इंस्टीट्यूशंस के इस्टेब्लिशमेंट ईयर को इस ऑप्शंस में खोजना है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन सबसे पहले बना और कौन सा उसके बाद बनता गया। तो यहाँ पे नफ्ता दिया हुआ है। नफ्ता जो है आपका 1994 में बना हुआ है। अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं, जो कि आपको मस्ट है कि आप कॉपी पेन लेकर के लेक्चर को अटेंड करिए, तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो जो नफ्ता है वो उनका जो इस्टेब्लिश्ड ईयर है वो 1994 है। EU यानी कि यूरोपियन यूनियन, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो 1993 है। ये ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था। असीन जो है इसका 1947 इस्टेब्लिशमेंट ईयर है। यूनाइटेड जो है वो उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1964 है। तो यहाँ पे इसके अनुसार अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले EU हो जाता है, यूरोपियन यूनियन, उसके बाद आपका यूनाइटेड हो जाता है, यूनाइटेड के बाद आपका असीन हो जाता है और लास्ट में आपका नफ्ता हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आई थिंक B, D, C एंड A, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। आपको इंडिफरेंस कर्व के बारे में पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ऑप्शंस दिए, स्टेटमेंट दिए हुए, इनमें से आपको बताना है कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो इंडिफरेंस कर्व को शो करती है, रिप्रेजेंट करती है। ऑप्शन ए, स्टेटमेंट नंबर ए, इंडिफरेंस कर्व्स स्लोप्स डाउनवर्ड टू राइट। इंडिफरेंस कर्व अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो इस तरीके से ऊपर की ओर जाता है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि वो जो डाउनवर्ड होता है टू राइट की ओर जाता है। और बी बोला जा रहा है इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्केव टू द ओरिजिन, ये भी बिल्कुल सही जा रहा है कि कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है। इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, तो ये तो बात बिल्कुल गलत है कि कन्वेक्स होता है, क्योंकि जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमेशा कॉन्केव होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा गलत हो जाता है। अगर हम ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे सेकंड, थर्ड और फोर्थ में सी ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे तीनों ही गलत हो जाते हैं। ऑप्शन हमारे पास सिर्फ ए बचता है जो कि सही है, लेकिन फिर भी हम एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। Indifference curves cannot intersect each other but can be tangent to each other। ये बात भी बिल्कुल सही बोली गई कि इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ टेंजेंट एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि हायर इंडिफरेंस कर्व जो रहता है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है 1 A, B, D, E बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, जो आपके प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व को दिखा रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको। ये भी आपका मैच वाला क्वेश्चन है। लिस्ट 1 लिस्ट दिया हुआ है। लिस्ट 2 में आपके सारे कंसेप्ट दिए हुए हैं जो कि आप लोग बेसिक 11th में पढ़े होंगे कि कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। कॉस्ट कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, मैचिंग कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। अगर भूल गए हैं तो भाई आपको यही सजेशन है कि इसको जा कर के आप एक बार रिकॉल ज़रूर करिए, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस आपको यूजीसी नेट देता है। यहाँ पे लिस्ट 1 में दिया हुआ है मेकिंग प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स एंड फॉर डिस्काउंट्स। यहाँ पे जो प्रोविजंस है, प्रोविजंस फॉर बैड और डाउटफुल डेब्ट्स के लिए जो प्रोविजंस बनाया जाता है और डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स के लिए जो प्रोविजंस बनाया जाता है, इसका जो है वो आपके कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के अंदर ही आपको बताया जाता है। तो ए का 4th हो जाएगा आपका, 2nd 3rd, यहाँ पे 2 ऑप्शन में ए का 4th दिया हुआ है, इसलिए हम आगे और स्टडी करेंगे। बी दिया हुआ है एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच एसोसिएटेड रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज उसी पीरियड में करना है जब आपका रिवेन्यू भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो ऑप्शन ये जो है स्टेटमेंट वो आपके मैचिंग कंसेप्ट के अंदर बोला जाता है। तो बी का 3rd हो जाएगा आपका, ऑप्शन 2nd में आ जाएगा बी का 3rd। आगे स्टडी करके देखते हैं। असेट्स आर नॉट शोन एट देयर करंट रियलाइजेबल वैल्यू। असेट्स को उनके करंट रियलाइजेबल वैल्यू पे शो नहीं करना है, ये बात बोली जाती है आपको गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अंदर। तो सी का आपका 2nd हो जाएगा, जो कि यहाँ है। इंटरनली जनरेटेड गुडविल इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो इंटरनली जनरेटेड गुडविल होता है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ये आपका कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर का थॉट है। तो ऑप्शन नंबर जो 2nd है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि मैक्रो के ऑफ बिजनेस। तो ये क्वेश्चन आपका बिजनेस इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप रिकॉल कर पा रहे होंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर 2 तरीके के इन्वायरमेंट के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, एक इंटरनल इन्वायरमेंट और एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट वो होता है जो बिज़नेस के कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहता है, जो बिज़नेस अपने खुद से कंट्रोल कर सकता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जिसको बिज़नेस कंट्रोल नहीं कर पाता है, जो बिज़नेस के रेंज से बाहर होता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर भी 2 पार्ट्स बताए गए हैं आपको, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। तो यहाँ पे आपको केवल और केवल मैक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में बताना है कि कौन से इनमें से स्टेटमेंट है, कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो आपके मैक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर इन्वॉल्व है। कस्टमर्स आपका माइक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो जाता है, तो ये तो नहीं है। इकोनॉमिक फैक्टर्स आपका मैक्रो है। नेचुरल फैक्टर्स आपका मैक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स नहीं है। कॉम्पिटिटर्स भी आपका माइक्रो एनवायरनमेंट है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी और सी केवल ये दोनों हैं वो आपका मैक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सैम्पलिंग डिज़ाइन प्रोसेस इन करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे सैम्पलिंग डिज़ाइन प्रोसेस के करेक्ट ऑर्डर में आपको उसको जमाने के लिए बोला जा रहा है कि क्या स्टेप्स होते हैं सैम्पलिंग डिज़ाइन प्रोसेस के। स्टेटमेंट दिया हुआ है, डिटरमाइन द सैम्पल प्राइस, सिलेक्ट और सैम्पल टेक्निक, सिलेक्ट ऑफ सैम्पलिंग फ्रेम, टारगेट पॉपुलेशन डेफिनेशन। तो यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेप हो जाता है वो हो जाता है आपका टारगेट पॉपुलेशन डेफिनेशन। उसके बाद आपका 2nd हो जाएगा सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग फ्रेम का सिलेक्शन करना। नेक्स्ट आपका हो जाएगा सिलेक्ट और सैम्पलिंग टेक्निक का चयन करना। लास्ट आपका हो जाएगा कि आप सैम्पलिंग साइज को डिटरमाइन कर रहे हो। तो आपका ऑप्शन इस प्रकार से जाना चाहिए DCBA। तो ऑप्शन नंबर 2nd जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका मैच लिस्ट वाला क्वेश्चन है। लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 में दिया हुआ है ऑपरेटिंग लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज, अर्निंग पर शेयर लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज। ये आपके फाइनेंशियल का क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने
जो जो हम क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं उनके बारे में आप नोट्स बनाते चलिए। जो जो आपने नहीं पढ़ा है या आपको भूला भूला सा लग रहा है उसके बारे में आप उसको बाद में स्टडी कर लेंगे, क्योंकि हर चीज़ें यहाँ पर डिटेल में बताना मेरे लिए फ़िलहाल इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो इसके डिटेल जो स्टडी है वो भी मैं अपने चैनल्स पे कराती हूँ, तो आप वहाँ जा कर के भी देख सकते हैं। यहाँ पे इसके कुछ फार्मूला दिए हुए जहाँ पे आपको इनको मैच करते हुए चलना है। तो यहाँ पे ये भी ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको हर एक जो कंसेप्ट है उसका फार्मूला आता ही हो। अगर आपको इनमें से 2 के भी आंसर सही से आते हैं तो भी आप अपने ऑप्शंस को उसमें चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको लोगों को बताती हूँ कि अर्निंग पर शेयर का जो फार्मूला होता है ना वो ये होता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, EAT का मतलब है अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि सी का क्या होता है, 4th होता है। तो सी का 4th आपका ऑप्शन नंबर ये ए और बी, सॉरी 1 और 2 दोनों में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग एकदम से डिसीजन नहीं ले सकते कि ऑप्शन 1 सही है या 2 सही है, लेकिन हमारा जो 3 और 4 है वो एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि सी का जो आंसर है वो हमारा 4th होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डी का 3rd दिया हो, तो ये भी हमको क्लियर हो जाता है कि जो फाइनेंशियल लिवरेज का है उसका ये, तो हमारे ये जो 2 ऑप्शन है वो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। अब हमारे पास बचा हुआ है ये। तो यहाँ पे हमको ये पता है कि ऑपरेटिंग लीवरेजेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। तो ए का जो होता है वो होता है 2nd। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए का 2nd और सी का 4th। तो इस तरीके से हम चुन सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2nd है वो आपका सही हो जाता है। यहाँ से आपको ये भी पता चल जाता है कि जो कंबाइंड लीवरेज उसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, ऑप्शन नंबर 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इन करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप बाय स्टेप आपको उसमें जमाने हैं। सिलेक्शन टेस्ट, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड एनालिसिस, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू एंड जॉब ऑफर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो जॉब ऑफर है वो तो आपको सबसे आखिरी में ही दिया जाएगा। यहाँ पे हर एक ऑप्शन में ई जो है लास्ट में ही दिया हुआ है, तो आपको इसका मतलब है इसको पूरे तरीके से जमाना होगा। तो सबसे पहले आपका सी हो जाता है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, सबसे पहले होता है ऑप्शन 2, 2nd और 3rd में दिया हुआ है सी, तो ऑप्शन 1 एलिमिनेट हो जाएगा, 4th एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे ए भी कॉमन दिया हुआ है। इसके बाद होगा आपका सिलेक्शन टेस्ट, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसके बाद आपका हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू यानी कि CAD, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इसके बाद हो जाएगा आपका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड एनालिसिस, तो CADBE, ऑप्शन नंबर 3rd जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैच करने वाला क्वेश्चन है। देखिए UGC नेट में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन आता है, क्योंकि 1 नंबर यहाँ पे 2 मार्क्स का रहता है, तो आपको थोड़ा सा अपना समय तो ज़्यादा इसमें देना पड़ेगा। सो लिस्ट 1 में यहाँ पे दिया हुआ, लिस्ट 2 में आपको यहाँ पे दिया हुआ है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एक्ट्स के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसके अंदर कौन कौन से काम होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट इन्वॉल्व है, यहाँ पे लिस्ट 1 में दिया हुआ, इसको हमको मैच करते हुए चलना है। तो जो बेलमेंट और प्लेज है वो हमारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाता है। डॉक्टराइन ऑफ कैविट एम्प्टर जो है आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आ जाता है। तो ए का 3rd हो गया और बी का 1 हो गया, ए का 3rd हो गया और बी का 1 हो गया। आप ऐसे भी चूज़ कर सकते हैं, अगर आपको अपना समय बचाना है तो आप आगे नहीं जा करके अगर आपको 2 ऑप्शन सही मिल जाते हैं तो आप इसमें यहाँ पे भी टिक कर सकते हो, ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम आगे स्टडी करें तो जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो आपका हो जाएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, और ये जो DPIN लिखा हुआ ये आपका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ कंज्यूमर बाइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस। कंज्यूमर बाइंग का जो प्रोसेस है वो आपको सीक्वेंस वाइज जमाना है। इवेल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव, सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स, नीड रिकॉग्निशन, डिसीजन, डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन क्राइटेरिया। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपका नीड रिकॉग्निशन होता है, ऑप्शन 1, 2, 3 में दोनों में ये सी दिया हुआ है, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद आपका है डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन क्राइटेरिया, तो सी के बाद आपका ई हो जाएगा, सी के बाद आपका ई हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ना वो आपका सही हो जाएगा। डेवलपमेंट के बाद है आपका सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स और उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स यानी कि बी और ए, तो CEBA लास्ट में आपका हो जाएगा डी, डिसीजन लेना, तो ऑप्शन नंबर 3 है आपका
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का कौन सा इसमें से टाइप नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के 4 टाइप होते हैं। एक होता है पावर कल्चर, एक होता है रोल कल्चर, और एक होता है टास्क कल्चर, और लास्ट होता है आपका पर्सन कल्चर। तो यहाँ पे पावर कल्चर राइट है, रोल कल्चर राइट है, टास्क कल्चर राइट है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो नॉट अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। एन असेसी हु डिक्लेयर्स हिज बिजनेस प्रोफेशनल इनकम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 AD और 1 और सेक्शन 44 ADA 1 must pay up to 100% of advance tax payable on or before। 100% एडवांस टैक्स पेबल उसको कौन से महीने में के 15 तारीख को उसको चुकाने की डेट होगी। तो इसका जो है वो एक स्पेसिफिक डेट बना हुआ है एडवांस टैक्स पेबल का, जिसमें आपका सबसे पहले आता है जून, 15 जून को आप 15% पे करते हो। उसके बाद आता है आपका 15 सितंबर जिसमें आप 45% पे करते हो। थर्ड आता है आपका 15 दिसंबर जिसमें आप 75% पे करते हो, और लास्ट होता है आपका मार्च 15 जिसमें आप 100% पे करते हो। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट सेंटर्स, सर्विस सेंटर्स, कॉस्ट सेंटर्स, इन्वेस्टमेंट सेंटर्स। तो यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट सेंटर सही है, सर्विस सेंटर गलत है, कॉस्ट सेंटर्स, इन्वेस्टमेंट सेंटर सही है। तो ऑप्शन नंबर A, C और D, ऑप्शन नंबर 2 जो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन और रीज़न वाला। एन इफेक्टिव अप्राइजल सिस्टम कैन कंट्रीब्यूट टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज जॉब परफॉर्मेंस। रीज़न है आपका, वन सीरियस चैलेंज फेसिंग द परफॉर्मेंस अप्राइजर रिलेट्स टू असेसमेंट ऑफ सेल्फ मैनेज्ड टीम्स। तो यहाँ पे जो दोनों ही असर्शन और रीज़न है दोनों ही सही है, लेकिन जो इसका रीज़न है ये इसको अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 कि बोथ A एंड R आर करेक्ट बट R इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ कंट्रोल प्रोसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। कंट्रोल प्रोसेस, जो कंट्रोलिंग प्रोसेस आपके मैनेजमेंट का पार्ट होता है, उसके स्टेप्स को आपको, उसके प्रोसेस को आपको यहाँ पे सीक्वेंस वाइज जमाना है। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, करेक्टिव एक्शन वेयर रिक्वायर्ड, कंपैरिजन द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो पहला हो जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश करते हो, फिर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करोगे, और उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड्स को मैच करोगे कि कितना सेम हुआ, कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, और लास्ट में जितना अगर कमी पाया जाता है उसके लिए आप करेक्टिव एक्शंस आप लोगे। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका BADC, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ पर्सनल सेलिंग इन सीक्वेंस। प्री अप्रोच, यहाँ पे पर्सनल सेलिंग के जो स्टेप्स होते हैं उसको आपको सीक्वेंस के हिसाब से जमाना है। प्री अप्रोच, प्रेजेंटेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन अप्रोच, प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग, हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा, सबसे पहले आपका प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग हो जाता है, फिर आपका हो जाएगा प्री अप्रोच, और उसके बाद हो जाएगा आपका अप्रोच। DAC ऑप्शन में देख लेते हैं, DAC यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही लग रहा है। इसके बाद आपका होता है यहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, एंड लास्ट हो जाएगा हैंडलिंग ऑब्जेक्टिव। तो DACB ऑप्शन नंबर 4 जो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे लिस्ट 1 लिस्ट 2 को आपको मैच करना है। एग्जिम बैंक के क्या कार्य है, NHB नेशनल हाउसिंग बोर्ड के क्या काम है, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, नाबार्ड के क्या काम है। एडवांसिंग क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चरल एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन रूरल एरिया। तो ये तो जो आपका नाबार्ड का काम है, D का 1 ऑप्शन में देख लेते हैं। D का 1 एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे टाइम बचाने के लिए आप ऑप्शन नंबर 3 को भी राइट चूज़ कर सकते हैं।
बट आगे पढ़ाई कर लेते हैं। आइए देखते हैं फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो एग्जिम बैंक करता है, तो एक आपका सेकंड हो जाएगा, एक है सेकंड जो 3 जगह दिया हुआ है। एनएचबी का आपका हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है आपका प्रमोटिंग हाउसिंग फाइनेंस, तो बी का थर्ड हो जाएगा आपका। इसके अलावा IDBI जो है आपका फाइनेंसिंग प्रमोटिंग एंड डेवलपिंग इंडस्ट्रीज है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ एंड डी का 1, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लिस्ट 1 में दिया हुआ है ये जो ऑथर्स रहे, जो प्रोफेसर्स रहे जिन्होंने थ्योरी दी है, ये प्रोफेसर्स के नाम है, ये उनके थ्योरी के नाम है, इनको हमको मैच करना है। तो मैनेजरियल ग्रिड, हॉथरन एक्सपेरिमेंट, ग्रेड थ्योरी, ERG थ्योरी। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक प्रोफेसर के थ्योरी के नाम याद हो, तो आप 1-2 भी अगर याद रखें तो भी आप ऑप्शन में आसानी से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ERG थ्योरी जो है वो आपका एल्डरसन ने दिया था, तो डी का सेकंड हम ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं, तो डी का सेकंड एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। ट्रेड थ्योरी जो है हमारा चार्ल्स बर्ड ने दिया हुआ है, तो सी का 1 हो जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मैनेजरियल ग्रिड ब्लेक एंड मोर्टन ने दिया हुआ है, और हॉथरन एक्सपेरिमेंट जो है एल्टन और मायो ने दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टेक्निक्स ऑफ मॉनेटरी कंट्रोल अडॉप्टेड बाय RBI के द्वारा जो मॉनेटरी कंट्रोल्ड अपनाया जाता है उनके कौन कौन से टेक्निक है। लोन्स एंड एडवांसेस टू इंडस्ट्रीज, ये तो नहीं है। कैश रिजर्व रेशियो है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, रेपो रेट्स है, तो ऑप्शन बी सी डी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस इन करेक्ट ऑर्डर। रिसर्च प्रोसेस के करेक्ट ऑर्डर के हिसाब से आप इसको आपको जमाना है। डेवलपिंग एन अप्रोच टू प्रॉब्लम डेफिनेशन, डाटा कलेक्शन, प्रिपरेशन एंड एनालिसिस, रिसर्च डिज़ाइन, फॉर्मुलेशन, रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। तो जो रिपोर्ट राइटिंग प्रेजेंटेशन वो तो आपका आखिरी में जाता है, तो ई तो आपका लास्ट में जाएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट आपका आ जाएगा प्रॉब्लम डेफिनेशन, तो बी, इसके थ्रू भी आप जा सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। प्रॉब्लम डेफिनेशन के बाद हो जाएगा आपका डेवलपिंग एन अप्रोच टू द प्रॉब्लम, उसके बाद आपका हो जाएगा रिसर्च डिज़ाइन फॉर्मुलेशन, नेक्स्ट आपका हो जाएगा डाटा कलेक्शन एंड प्रिपरेशन, और लास्ट आपका हो जाएगा रिपोर्ट राइटिंग, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कौन सा इनमें से ऑब्जेक्टिव नहीं है। सोशल ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स है, ग्रुप ऑब्जेक्टिव नहीं है। HRM का ऑब्जेक्टिव ग्रुप ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द GST रेट्स एप्लीकेबल आफ्टर 22 सितंबर 2025। तो ये आपका लेटेस्ट GST